जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन वालों, जो घर पे फिजिकल वाले ऑनलाइन बैठे हो, ऑफिशियली मैं बच्चों कह रहा था, मुझे ऑफिशियली आज टेंशन शुरू हो गई है क्योंकि आज रीवैल्यूएशन स्टार्ट हो गई है। ओके, तो ऑफिशियली आज टेंशन शुरू हो गई है कि वो बच्चे जो किसी वजह से, सुस्ती की वजह से लेट करके आएंगे और लेक्चर लिए बिना आएंगे, तो जिस दिन आएंगे उस दिन उनको क्या समझ आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए, अगर किसी जेन्युइन मजबूरी की वजह से आप लोग नहीं आ रहे हैं तो फिर घर पे लेक्चर्स ले रहे हों। और दूसरी बात, जो आ सकते हैं इजीली, करीब रहते हैं और बस बदनीति की बुनियाद पर घर पे बैठे हुए हैं, दिल तो कर रहा है लेक्चर्स से भेजने रोक दें, वो कम से कम आ जाएं। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं सवाल। ले जी, ये क्वेश्चन मैंने आज आपको कराना है, अब बाकी के टाइम में बस। ठीक है, इतना सा सवाल है, ये इतनू सा सवाल मैं आपको कराऊंगा और उसके बाद इतनू ही 2 सवाल आपके होमवर्क में हैं, 52 और 53। फिर 54 में 2 रिवैल्यूएशन हैं, 55 भी 2 हैं, 56 वो होमवर्क में जाएंगे, फिर 58 में 3 हैं, फिर उसके बाद ये हैंड आउट ख़त्म हो जाना है। ठीक है, मैं सोल्यूशन इसका आपको कल दूंगा 52 और 53 का इंशाल्लाह। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ें, ये क्वेश्चन ही मैंने असल में आपको पढ़ा दिया है। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, वो वहाँ पे टाइम लाइन बनाकर दिखा दिया था कि कंपनी एक्स परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 मिलियन ऑन यकम जनवरी 2015, यूजफुल लाइफ इज़ 20 साल एंड इट इज़ रीवैल्यूड ऑन यकम जनवरी 16, अगले साल के पहले दिन एट 120। तो वही सवाल था असल में, मैं यहाँ से पढ़ के नकल करके गया था ना। प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर करें रेलेवेंट लेजर्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015 एंड 16। बस ये सवाल है छोटू सारा। ठीक है जी, तो इसको करते हैं। तो जो कुछ मुमकिन हुआ आज मैं वो बना दूंगा। इसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है मैंने, इसके लेजर्स भी बना दूंगा और पीएनएल के और एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स भी बना दूंगा। ठीक है, दिल किया तो बैलेंस शीट के भी बना लेंगे, कोई मसला नहीं। ओके, तो शुरू करते हैं जी काम। क्वेश्चन नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्किंग हो जानी है, यहाँ पे लेजर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जी 51। मार्कर्स नहीं आए? नहीं आए, पूछ लें। अच्छा जी, हमारी वर्किंग नंबर 1, रीवैल्यूएशन अगर सवाल में आएगी तो ये वर्किंग के अलावा हम सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि यही वो वर्किंग है जिससे हमने एंट्रीज करनी है, जिससे लेजर्स बनाने हैं, जिससे नोट बनेगा, जिससे एक्सट्रैक्ट्स बनेंगे। यानी रिक्वायरमेंट जो मर्जी हो, रीवैल्यूएशन की वर्किंग यही रहेगी। इसी वर्किंग से ही मैं आपको सब कुछ करना सिखाऊंगा। आज पहला दिन है तो जर्नल एंट्री करके लेजर भी बनवाऊंगा। ठीक है, लेकिन लेजर्स आपसे 1-2 दिन बनवाता रहूँगा ताकि वो पक्का हो जाए ज़रा आपको, क्योंकि उसी से नोट बनता है। लेजर कभी रिक्वायर करता नहीं है यहाँ पे, इसलिए 1-2 दिन बाद लेजर्स फिर गायब हो जाएंगे मंजर आम से और आपके दिमाग में वो लेजर होगा बस। जर्नल एंट्रीज मांगता है, नोट बनवाता है, एक्सट्रैक्ट्स बनवाता है, डिस्कशन भी मांग सकता है। अब जर्नल एंट्रीज हो, चाहे नोट हो, चाहे एक्सट्रैक्ट्स हो, इसी वर्किंग से बनेंगे। तो किसी की इसकी को बनाने के लिए दूसरी की मोहताजी हम नहीं लिया करेंगे, डायरेक्ट हर चीज़ सीखेंगे, पर ये स्टेप बाय स्टेप होगा। आज तो बिल्कुल पहला दिन है तो बुनियाद पे जाना है हमने। तो वर्किंग 1 हमारी जो हुआ करेगी वो ये होगी, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, एसेट का नाम तो कोई नहीं है, बिल्डिंग है, चलो आज एसेट ही लिख लो, पहला दिन है। एंट्री तरह याद हो जाएगी ना, एसेट डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट ये, एसेट वो है जी। वो फिर उसके बाद जो एसेट हुआ करेगा उसका नाम लिखना शुरू कर देंगे। ओके, अच्छा इसके आगे ना जी 2 कॉलम्स आज नए बन जाएंगे। अब वर्किंग वही है लेकिन इसके आगे 2 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। वर्किंग का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज करके दूंगा 2 साल की। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे, लेजर्स भी मांगे हुए हैं, लेजर मैं उस तरफ बना दूंगा अगर आप लोगों की इजाज़त हुई तो। ये ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, मैं इस तरफ रखूँगा, लेजर मैं उस तरफ बना दूंगा। ठीक है ना। ओके, वैसे मैंने कहा था कि जब तक रश नहीं लगता, कोई मजबूरी नहीं है, तो यहाँ से आप थोड़ा और इधर होकर बैठ जाया करें। यानी कि यूँ क्या करना, तीसरी रो पे 3 बच्चे बैठा करें, उससे आगे जैसे मर्जी कर लिया करें। ठीक है, दूसरी पे सिर्फ 2 बच्चे बैठा करें। उसकी वजह क्या है,
जब मैंने इधर जाना है ना इधर, फिर आपको नज़र नहीं आएगा कुछ, ठीक है, ओके, एंड तक। तो वो फिर जब क्लास भर जाएगी तो फिर वहाँ पे तो मिनिमम टाइम्स पे जाया करेंगे। पॉसिबल ये जो वो मतलब पॉसिबल हो अगर ये वाला बोर्ड यूज़ करके काम चल जाए तो फिर उधर नहीं करूँगा जी, ठीक है। अच्छा जी, 1 जनवरी 2015 पे हमने एसिड खरीदा है, कॉस्ट है इसकी कितनी, 100 100। अच्छा, उसके बाद इस खरीदने की जर्नल एंट्री कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो जर्नल एंट्रीज हम करेंगे जनाब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री हमने क्या करनी है जी, एसिड खरीदने की। 1 जनवरी 2015 पे एसिड खरीदने की एंट्री करें, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 100, ओके। अच्छा, बच्चे पूछते हैं नरेशन क्या होता है जी। तो पहली बात, आई कैप जर्नल एंट्रीज मांगे तो नॉर्मली वो लिख देता है रिक्वायरमेंट में, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। और अगर वो नहीं लिखेगा तो जर्नल एंट्रीज मांगे तो साथ नरेशन भी लिखना है। अब नरेशन होता क्या है नरेशन पता क्या है, ये क्या हुआ बताओ। नहीं तो जर्नल एंट्री बोल रहे हो ना, हुआ क्या है। नहीं, ये तो जर्नल एंट्री बोल रहे हो ना, हुआ क्या है यार, ये तो जर्नल एंट्री अल्लाह के बंदो, एसिड डेबिट कैश, एसिड डेबिट कैश। मैं कह रहा हूं हुआ क्या है, एसिड खरीदा है, ये नरेशन है, एसिड परचेज्ड, बस नरेशन। तो अब नरेशन कोई ऐसी चीज नहीं है आप परेशान हो, ये क्या है, नरेशन है। अभी डेबिशन की एंट्री करूंगा, डेबिशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, क्या है ये, डेबिशन चार्ज हुई है, ये नरेशन है। चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 15, डिडक्शन ऑफ 2015 इज रिकॉर्डेड, कुछ भी लिख ले, जो हुआ अंग्रेजी में सादा अल्फाज में लिखना है। जर्नल एंट्री कर ले तो नरेशन कुछ भी नहीं होता। डिस्पोजल की जर्नल एंट्री लिखी है, कितनी मुश्किल थी। नरेशन क्या है, डिस्पोजल रिकॉर्डेड, डिस्पोजल ऑफ प्लांट रिकॉर्डेड, ठीक है, नरेशन और कुछ नहीं है। तो अव्वल तो नरेशन आई कैप मांगे, रिक्वायरमेंट में जर्नल एंट्रीज मांगे तो रिक्वायरमेंट में ही लिख देता है नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर वो नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड नहीं लिखता तो फिर आपको नरेशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन नरेशन क्या है जर्नल एंट्री की, वही जो हुआ है उसको सादा अल्फाज में नीचे 1-2 लफ्जों में लिख देना, बयान कर देना, ओके, सही है। तो ये क्या है, एसिड परचेज्ड, ओके। अच्छा, मैं तो कहता हूं साथ के साथ लेजर वाला काम भी करते जाते हैं, ठीक है। एसेट अकाउंट एट कॉस्ट, लो जी, जगह जरा कम है, मेरा दिल है सारा कुछ ही बोर्ड पे आ जाए। एंट्री कराओ एसेट। अच्छा, अब मैं रुपीज इन थाउजेंड नहीं लिख रहा कि है ही इतना, मिलियन है, वो रुपीज इन मिलियन नहीं लिख रहा, ठीक है ना। रुपीज इन मिलियन इधर भी आ रहा है, रुपीज इन मिलियन इधर नजर आ रहा है, इधर तो मैं लिख भी सकता हूं रुपीज इन मिलियन, ठीक है, जो कुछ भी इधर आएगा। ऐसे इधर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रुपीज इन मिलियन, ओके, सही है ना। तो ये इधर लिखा हुआ आ रहा है डेबिट क्रेडिट, ऐसे इधर भी लिखा हुआ, इधर जगह नहीं है, ओके। अच्छा, अब 1 जनवरी, भाई एंड पे देखो जरा कोने वाले भैया, अरे भैया नजर आ रहा है ये कोना, अच्छा, बाकी को तो नजर आ ही रहा होगा। 1 जनवरी 2015 एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 100। हर चीज बचपन की तरह से एंट्री की, वर्किंग की, एंट्री की, लेजर बनाया, ठीक है। अब क्या होगा ईयर एंड पे, और तो कुछ नहीं हुआ इस साल के अंदर। साल के एंड पे जाके आपने क्या करना है, एसिड को, लेकिन डेप्रिसिएशन के साथ आपको मैं मना करता हूं पहले डेट नहीं लिखनी, बस किसी वजह से करता हूं, ओके। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, सवाल चुप हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो बोलो 100 डिवाइडेड बाय 20
इज इक्वल टू 5, तो 5 रुपए की क्या आ गई जी, डेप्रीसिएशन। किस दिन की डेप्रीसिएशन है आप बता दो, किस साल की है जी, 15 वाले साल, ठीक है। तो 15 वाले साल पर के एंड पर बुक वैल्यू क्या आ गई, 95। ओके, गॉट इट के नॉट इट, गॉट इट। अच्छा, अब 5 रुपए की डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करा दो लगे हाथों। 31 दिसंबर 15 पर डेप्रीसिएशन, अच्छा आप नरेशन लिख लें, अच्छा आप ना नरेशन लिखते रहें। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, कितने से, 5 से। लो जी, 15 वाले साल की तो कहानी हुई खत्म। ओके, अब इसको लेजर में भी पहुंचा देते हैं। अब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का लेजर हम अवॉइड कर लेते होते हैं, ऐसे ही है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है बस, ठीक है। वो नज़र आ जाता है, एक्सपेंस की फिगर एक्यूमुलेशन के अंदर ही नज़र आ जाती है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का लेजर, तो 31 दिसंबर 2015 पे जर्नल एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, दिमागों में डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, 5 से। साल खत्म, लेजर्स को क्लोज कर सकते हैं तो करें फिर। 31 दिसंबर 2015 पर एसेट अकाउंट क्या बैलेंस शो कर रहा है क्लोजिंग डेट पर, 100, ठीक है जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट क्या शो कर रहा है जी, 5 रुपए की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। यहां तक कोई मसला, मुझे है। मुझे जगह का मसला है, रुपीज इन मिलियन, ठीक है जी। अब ये दूसरी एंट्री की नरेशन क्या लिखी है आपने, डेप्शन चार्ज, डेप्शन ऑफ 2015 चार्ज, डेप्शन ऑफ 2015 रिकॉर्डेड डेप्शन ऑफ 2015, जैसे मर्जी लिख लें जी, रिकॉर्डेड, ठीक है जी। चलें आगे, बस थोड़ा ये ऐड कर सकते हैं आप, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, डेप्शन ऑफ 2015 रिकॉर्डेड, चलो साल भी लिख दो, कोई नहीं कह रहे हैं जी। अगला साल तो शुरू होगा बाद में, पहले मैं तो कहता हूं एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जरा, है जी। अब एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें इसमें अज्यूम भी करनी होंगी, ठीक है। कि जैसे प्रॉफिट तो सवाल में गिवन नहीं है, मैं ऐसे अज्यूम करूंगा कोई फिगर, और फिर वहाँ से चेन इक्विटी तक पहुँचाना चाह रहा हूँ असल में, ताकि जब आगे मुश्किल वाली बात आए तो पहले से हमारी तैयारी मुकम्मल हो। अब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर पीएनएल होता है, और पीएनएल के अंदर वो सेल वगैरह वगैरह करते करते हम पहुंचा करते हैं कहाँ पे जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये पीएनएल के अंदर आ जाता है, और उसके बाद अदर कंप्रीहेंसिव इनकम आती है। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है।
वो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं इस सवाल में, और हम पहुंच जाते हैं जी टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। अच्छा, अब ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूँ, बहरहाल डेप्रीसिएशन तो अज्यूम नहीं कर रहा। पीएनएल के अंदर आपको पता है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नज़र आता है, और वो कितना आ रहा होगा हमारा इस साल में, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल है, मैंने वो नहीं बनाया। एक्सट्रैक्ट्स है ना, पता है ना एक्सट्रैक्ट्स का, अब इसीलिए तो पहले दिन हमने ये बात की थी, पीएनएल बैलेंस शीट बनाया था ताकि हम एक्सट्रैक्ट्स में फिर परेशान ना हो। तो ये एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स। बहरहाल प्रॉफिट की कोई फिगर अज्यूम करनी है, कोई बता दो, कोई ऐसी फिगर बता दो। 510, 510 या 10 510, चलो जी ठीक है, ओके 510। ओसीआई का कोई आइटम नहीं हमें नजर आ रहा, डन हो गया। अच्छा, उसके बाद ये आपने क्या किया जी, ये आपने अज्यूम किया है फिगर, सवाल में तो असल में गिवन होगा, ये आपने अज्यूम किया, ओके 510। नेक्स्ट थिंग जो आपको मैंने बनानी सिखानी है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स हैं, और शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। बिजनेस रनिंग है, ठीक है, और ये 2015 चल रहा है, तो 2015 की ही चेन इक्विटी है, 2015 की ही स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम है, ओके। तो ओपनिंग बैलेंस यकम जनवरी 2015 का कितना है, अज्यूम कर रहा हूं बिजनेस चल रहा है तो इतना है, मुझे नहीं पता ना, होगा कुछ अज्यूम। अब कितना को अज्यूम करें, मुझे इन फिगर्स को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो दिखाना है फिगर कहां पे उसने आना है उठकर, वो मैंने अज्यूम कर लिया है। प्रॉफिट, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग कितना है, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, सवाल में गिवन होगा, ठीक है। अब लाल मार्कर है, बोलो, और लाल है, तरबूज का मौसम भी आ गया है, और माय फेवरेट फ्रूट जी, लाल है ना, हाँ, जेड़ा पन्नो वही लाल है। ये तो आजकल लोगों के हालात है, जो तरबूज वाला नहीं कहता, दुनिया है ना, दुनिया ऐसी है, दुनिया दारुल इम्तिहान है ना, तो जेड़ा पन्नो वही लाल होता ही है। हर किसी को लगता है कि यार नहीं हो, मुझे मसले हैं, दूसरा को, ऐसा कुछ नहीं होता, हर बंदा इम्तिहान में है किसी न किसी दर्जे के। चलो मार्कर साफ हो गया, वापस आओ। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या है, लाल है, ये क्या है, लाल है, ये क्या है, लाल है, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट जो हुआ करेगा वो लाल गाड़ी के ऊपर बैठेगा। कहाँ जाना है, शेयर कैपिटल में, शेयर इधर आके फॉल करता होता है। मैंने पहले दिन से ही आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये 510 आया करेगा रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। मुझे लग रहा है मार्कर आ गए हैं कि अभी गए हैं, अच्छा मार्कर गए हैं, आ नहीं गए हैं। अब ये क्या आ गया जी हमारे पास, प्रॉफिट 2015 का, ठीक है। और कोई रिटेन्ड अर्निंग्स में वो कोई ये तो है नहीं, डिविडेंड वगैरह है नहीं, तो अब मैं लिख नहीं रहा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 15 का, अच्छा क्या क्वेश्चन मार्क करना, ये भी अज्यूम करना, नहीं फिगर ऐसे ही, ज़रा मेरा दिल है बैलेंस शीट तक भी पहुंचा देते हैं, क्या ख्याल है, अज्यूम ही करना है ना, करो जी शेयर कैपिटल को अज्यूम करो। 420, अपना नंबर ना बताओ, 1200, ऐसी ज़रा प्रॉफिट से ज़्यादा करो ना। रिटेन्ड अर्निंग्स ओपनिंग कितनी थी जी, लेट्स से 720, ठीक है, आपके नंबर से मिलता जुलता, 420 से मिलता जुलता, ठीक है। चलो अपना नंबर ले लो, ये लो, ये लो 420, ठीक है। तो अब क्लोजिंग क्या आ गया, कोई नया कैपिटल हमने इस साल में इशू नहीं किया, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग में से कोई डिविडेंड माइनस नहीं हो, कितना आ गया, 920। दिस इज क्लोजिंग रिटेन्ड, क्लोजिंग शेयर कैपिटल और क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है।
वो मैं अगले साल दोबारा ओपन करूंगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स भी देख ही लो यार। इसमें इक्विटी के अंदर क्या नजर आएगा? शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स 2015 है कि एज ऑन 2015 मान गया, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कि ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कि ओपनिंग बैलेंस? बैलेंस शीट में क्लोजिंग ही आता है बेटा जी। 31 दिसंबर एज ऑन 31 दिसंबर 15 मैंने लिखा नहीं, जरा जगह तंग है ना, कुछ तो समझ भी लो। ये बैलेंस शीट यकम जनवरी 15 पे बनती है, 31 दिसंबर 15 पे बनती है, ईयर एंड पे बनाते हैं ना। 31 दिसंबर 15 पे हमने इस पे क्लोजिंग लिखा 1200 ते 930 डन। लेकिन एक और चीज भी आनी आप भूल रहे हैं, आ गई रिटेन्ड अर्निंग्स। कहाँ है रिवैल्यूएशन सरप्लस? अगले साल आएगा तो देखें। हाँ जी, एसेट आना है भाई। नॉन करंट एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर पीपीई आता है। तो हमारा पीपीई का नाम फिलहाल क्या है? एसेट ही है। एसेट की बुक वैल्यू नजर आनी है। ये कहाँ से उठाएं? किसी मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है। 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यू ये यहाँ से उठेगी और ये बैलेंस शीट में आया करेगी। एक्सट्रैक्ट्स की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं। लो जी, एंड तक ही हमने पहुंचा दिया चीजों को। कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई मसला मसाला मसूला है जी? नहीं है? चलो, एक्सट्रैक्ट्स इसी तरह से ही होते हैं। बस एक चीज आपसे अज्यूम करवाई है ये, और दूसरी आपसे अज्यूम कराई है ये फिगर्स। ओके, अब एक बार अज्यूम हो गई है ना, अब बार बार अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बस हाँ, प्रॉफिट अगले साल भी अज्यूम करना पड़ेगा, बाकी रिटेन्ड अर्निंग्स और शेयर कैपिटल तो क्लोजिंग ही ओपनिंग बनेगा। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। अभी तक मैंने कोई नई चीज नहीं सिखाई तो टाइम हो गया जी। अब 2016 शुरू हुआ चाहता है लाहौर और उसके गिरदोनवा में। बाकी इलाकों के लोग अपने हिसाब से 2016 शुरू कर लें। अब सबसे पहला काम 16 में क्या करें? जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले तो क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बनाएं। तो यकम जनवरी 2016 पर ब्रॉड डाउन एसेट अकाउंट में कितना आ रहा है? 100। यकम जनवरी 2016 पर ठीक है। अब आए इधर, क्या कहता है? इट इज रीवैल्यूड ऑन यकम जनवरी 16 एट ₹120। नाउ इसका मतलब क्या है? इसको लेकर चले गए, उठाकर ले गए हैं 120 पर। एट 120 का मतलब क्या है? ये रीवैल्यूड अमाउंट है, यानी फेयर वैल्यू। ये क्या है? रीवैल्यूड अमाउंट। अब रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करना है? ये आज असूल बनाना है और फिर मरते दम तक रीवैल्यूएशन में यही असूल रखना है हमने। ये जो मेथड रीवैल्यूएशन का हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। वर्किंग में क्या करेंगे? अब हाँ, एक लाइन छोड़ेंगे, थोड़ी देर पहले छोड़ी थी ना, एक लाइन छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। और बैलेंसिंग फिगर गेन भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है। आज तो पहला दिन है, गेन है, ठीक है। तो ये देखो जी, पहले देखो फिर लिखना है। 2016 आ गया। 2016 में रीवैल्यूएशन के दिन क्या करना है? एक लाइन खाली छोड़ दी, आपके पास तो लाइन खाली होती है ना ऑलरेडी, और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। ठीक है जी। तो कितनी रीवैल्यूड अमाउंट है जी? 120 है। 120। तो आपके पास 25 रुपए का क्या आ गया? रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या आ गया जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस या गेन बैलेंसिंग। ठीक है। अब ये रीवैल्यूएशन सरप्लस का ये जो गेन जो है, इसका भी एक कॉलम इस वर्किंग में बन जाएगा। तो ये 25 रुपए का गेन, डबल एंट्री होती है ना बेटा। ये 25 रुपए एसिड में बढ़ गए तो डबल एंट्री बनेगी। तो एसिड तो डेबिट होना है, कोई ना कोई चीज तो क्रेडिट भी होनी है ना।
तो बहरहाल वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। बहरहाल ये गेन का हमने एक कॉलम बना लिया, अब गेन को यहाँ पर हमने लेकर चलना होगा, ठीक है, सही हो गया। तो वर्किंग में क्या करेंगे, वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़ेंगे, रीवैल्यूएशन के दिन, लिखने वालों ने लिख लिया होगा अभी तक, बाकी मैं लिखवा नहीं रहा, ये हर बार बोलूंगा याद हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे, और बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, गेन या लॉस, ठीक है। वर्किंग में क्या करेंगे, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर गेन या लॉस की होगी, ठीक है। तो वर्किंग का रूल जहन में रखना है, ये रीवैल्यूएशन के दिन हमने किया करना है हमेशा, ठीक है, यहां तक को मसला। अब ये जो सरप्लस आपने निकाला है, ये किन दो चीजों को कंपेयर करके निकला है, बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट, बुक वैल्यू और, अब वर्किंग में तो एसेट बुक वैल्यू पे ही पड़ा था, तो बुक वैल्यू से ही रीवैल्यूड अमाउंट कंपेयर करके आपने गेन बुक कर लिया, एसेट 120 पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी के अंदर 25 ऐड कर दें तो ये 125 हो जाएगा, तो वो तो 120 पे नजर आना चाहिए। एसेट अकाउंट में कॉस्ट की बजाय रीवैल्यूड अमाउंट शो होनी है, ये होता है रीवैल्यूएशन मॉडल, यानी एसेट को उठाकर फेयर वैल्यू पे लाना है। पहले साल के एंड पे तो एसेट क्या शो कर रहा है, कॉस्ट, लेकिन जब रीवैल्यूएशन मॉडल आपने फॉलो करना शुरू किया है और रीवैल्यू किया एसेट को, तो एसेट के अकाउंट में तो एसेट की फेयर वैल्यू नजर आनी चाहिए। तो अगर आपने यहां पर 25 डाला तो ये 125 में नजर आएगा, क्या 125 फेयर वैल्यू है? प्रॉब्लम आ गई ना। अब इस प्रॉब्लम का हल क्या है, आप बता दो, कोई ऐसे ही गलत हल बता दो, क्या मैं सही बता दूंगा, कुछ बता दो, कुछ बोल दो, कुछ तो फूटो। डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, कहां से? हाँ बस बात सही है, लेकिन थोड़ी सी बात जरा मैं फैला के करता हूं। वो क्या, हमारे लेजर में माइनस का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करने के लिए, क्रेडिट। अगर एसेट में से आप माइनस करने कह रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा, अब कितनी डेप्रिसिएशन, नहीं नहीं ये भी गलत बात, जितनी उस दिन तक अक्यूमुलेट हो चुकी है। अगर ये 2 साल बाद होता तो 10 पड़ी होती, 3 साल बाद रीवैल्यू करते तो 15 पड़ी होती, 15 साल बाद रीवैल्यू करते तो 15 साल की डेप्रिसिएशन पड़ी होती, 20 साल है ना लाइफ। हाँ, तो रीवैल्यूएशन के दिन जितनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, उसको ट्रांसफर कर देंगे एसेट अकाउंट में। उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट में भी एसेट किस पे नजर आने लग जाए, बुक वैल्यू पे। यही तो फर्क बताया था आपको कि वर्किंग में एसेट बुक वैल्यू पे नजर आ रहा है, लेकिन एसेट अकाउंट में एसेट अपनी कॉस्ट पे पड़ा है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग पड़ी हुई है, ठीक है। तो फिर रीवैल्यूएशन के दिन पहली एंट्री, रीवैल्यूएशन सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करने से भी पहले जो पहली एंट्री करनी पड़ा करेगी वो क्या होगी, जितना बैलेंस रीवैल्यूएशन के दिन, जितना बैलेंस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर इकट्ठा हो चुका है, उसको एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकालना है और एसेट अकाउंट में डालना है। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की नेचर क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट, तो उसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। और एसेट की नेचर क्या है, डेबिट, तो उसमें फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंस ऑन रीवैल्यूएशन डेट है, ताकि एसेट अकाउंट किस पे आ जाए, बुक वैल्यू पे। ये ट्रांसफर की एंट्री भी कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, कभी यूं नहीं होगा अक्यूमुलेशन क्रेडिट हो जाए और एसेट डेबिट हो जाए, इट विल नेवर हैपन। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, इसको नेट रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, जो हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। मेथड को छोड़े, हमारा मेथड ही एक है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन के दिन जितना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा होगा, 1 साल बाद कर रहे हैं तो 1 साल की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, 2 साल बाद करेंगे तो 10 साल बाद करेंगे तो, जब आप कभी एक बार सिलेक्ट, आप 10 साल तक आप कॉस्ट मॉडल पे चलते रहे, कोई मसला नहीं है। 10 साल बाद आपको ख्याल आया चलो यार रीवैल्यूएशन मॉडल पे चलते हैं, देयर इज एन ऑप्शन, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आपने रीवैल्यूएशन करनी है, उस दिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा है उसको क्या करना है, क्या करना है, ट्रांसफर करना है, किधर, एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पर नजर आने लग जाए।
और फिर आप सरप्लस लॉस बाद में बुक करते हैं। तो ये पहले एंट्री करा लो, फिर आपका सवाल लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री रीवैल्यूएशन के दिन क्या होगी, बोलो, नहीं ट्रांसफर की एंट्री बोला करो, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बनी, यहां से भी नजर आ रहा है, ये देखो, इसको यहां से ट्रांसफर कर दो एसेट अकाउंट में, यहां से खाली करो, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, यकम जनवरी 2016 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं लिखा मैंने, यहां पे क्या लिखोगे, यकम जनवरी 16, कहां चला गया ये, अब ये क्या हो गया, नील, ये क्या हो गया नील, और ये क्या शो कर रहा है अब 95 की बुक वैल्यू। तो अब तो वर्किंग तो ऑलरेडी बुक वैल्यू पे होती है, लेकिन एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे लाना पड़ता है, फॉर द टाइम बीइंग लाना है। हम अपनी अप्रोच नहीं छोड़ रहे, एसेट अकाउंट अलग ही रखेंगे, एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट अलग ही रखेंगे, लेकिन एसेट अकाउंट में चूंकि फेयर वैल्यू को शो कराना है, तो 1 मिनट के लिए उस वक्त रीवैल्यूएशन के वक्त हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे एक्यूमुलेटेड एसेट को और एसेट को ले आएंगे बुक वैल्यू पे, सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करेंगे, एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा, उससे ऑनवर्ड्स फिर डेप्रिसिएशन करनी है, उसकी एंट्री फिर भी वही रहेगी, भी थोड़ी देर में देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बनी, बोलो बोलो बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 5, ठीक है। इसकी नरेशन आप लिखें, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस, लिखो लिखो लिखो, आपने नरेशन लिखना है, मैंने नहीं लिखना। ट्रांसफर ऑफ, ये इतनी लंबी नरेशन पर्चे में नहीं लिखनी, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ताकि कल को आप या आज जाके घर में भी बैठकर देखें तो आपको पता हो कि क्या हुआ है। तो लिखो ट्रांसफर ऑफ, लिखो ट्रांसफर ऑफ, रजिस्टर है सी बेटा, ओके गुड, लुको के लिख रहे हो तुम, यहां मैनू फ्रॉड लांदे हो। ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस to asset account, to asset account, to bring asset account at its book value. Transfer of accumulated depreciation account balance to asset account, to bring asset account at its book value. दोबारा शुबारा कोई नहीं, accumulated account balance, एक्यूमुलेटेड अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस पड़ा है उसको ट्रांसफर करो एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट किस पे आ जाए, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट, टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। आ गया बुक वैल्यू पे, देखो आ गया ना जी। अब सवाल पूछो। नहीं ना करते, रखना ही कॉस्ट पे है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे रखना है। कब एंड हुआ ही नहीं, अभी ईयर एंड आया, अभी एंड कर दो। अब ये बुक वैल्यू पे नहीं आ रहा, अब ये फेयर वैल्यू पे आ रहा है। क्यों, अभी मैंने 25 का गेन बुक करना है, उसकी एंट्री तो सिखाई नहीं आपको। अभी तो मैंने सिर्फ एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे लाया है, और अब मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस बुक करना है, वो मैं कर लूँ, फिर मसला हल हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ जी, तो रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या करना है, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, सरप्लस लॉस लिख लेना है, बैलेंसिंग। जर्नल एंट्रीज में क्या करना है, सबसे पहले अभी मैं रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं कर रहा, समझो रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज हैं, पहली ट्रांसफर की, एक्यूमुलेटेड के बैलेंस की, एसेट अकाउंट में ट्रांसफर की एंट्री, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री। ट्रांसफर की एंट्री हो गई, बोलो अब देखना है सरप्लस है या लॉस है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई एसेट 95 पर आ गया ना, अब इसको 120 पे ले जाना है, तो बढ़ाना है या कम करना है, इसीलिए तो मैंने इसको गेन कहा। और अगर यहां पर ये 90 होता तो 5 से, 85 होता तो 10 से, 80 होता तो 15 से कम करना पड़ता, उसको लॉस कहेंगे, कल आएगा इंशाल्लाह, ठीक है, सही है। अब एसेट 95 से उठाकर 120 पे ले आओ, एसेट को बढ़ाओ, एसेट को बढ़ाओ, एसेट का बढ़ना डेबिट, इसी दिन यकम जनवरी 2016 पर एसेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से, 25 से। अब थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, लिखना नहीं, फिर बाद में ना कहना गलत लिखवा दिया, ठीक है। एसेट तो डेबिट हो जाएगा 25 से। अब ये जब 25 से डेबिट होगा ना भाई, तो ये 120 पे आ जाएगा, ओके।
उसी वक्त ही आ गया 120 पे। अब ईयर एंड पे ये 120 शो करेगा। तो अगर तो कॉस्ट मॉडल पे हैं तो एसेट में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या होगी? कॉस्ट। और अगर रीवैल्यूएशन मॉडल पे आ गए हैं तो एसेट अकाउंट में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या होगी? फेयर वैल्यू। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अलग ही होगी। वो अलग बात है कि रीवैल्यूएशन जिस मेथड से कर रहे हैं तो रीवैल्यूएशन के दिन तक की डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होकर निल हो जाती है, रीवैल्यूएशन के बाद फिर दोबारा से भरना शुरू होगी, रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिसिएट करेंगे, वो बाद में करते हैं। फिलहाल जहां तक को मसला एसेट डेबिट हो गया। अब दूसरी चीज क्या है? गेन है। बोलो, इस गेन को अगर मैं पीएनएल में डाल दूं कोई मसला है? ले व्यास, गेन को पीएनएल में डालेंगे ना, गेन है ना। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? गेन हो नहीं गया, कमा नहीं लिया हमने, ये कमा लिया नहीं है, ये खदर, ये कमा लिया नहीं है, नहीं कमाया अभी। भाई सही कह रहे हैं लगता है भाई, एसेट बिका नहीं है, एसेट असल में अभी बिका नहीं है। मोतरजीन का एतराज दूर करने के लिए हम उठा के उसको सिर्फ किस पे लाए हैं? फेयर वैल्यू पे। अभी एसेट बिका नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आसान अल्फाज में आपको बात समझाता हूं, ठीक है, अभी ये रियलाइज नहीं हुआ, ये क्या है? अनरियलाइज्ड गेन है। क्या है ये? फ्यूचर में हो सकता है गेन, अभी हुआ नहीं है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फ्यूचर के गेन को आज रिकॉर्ड नहीं करने देता। एक लॉजिक ये आ गई। दूसरी लॉजिक आसान अल्फाज में, मिसाल के तौर पे मैं अगर ये गेन पीएनएल में रिकॉर्ड कर जाता हूं, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे अब बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट 2016 के लिए, 2000 सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन अभी ध्यान से जरा इसको देखें, ठीक है। यहां पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आना है, ठीक है, तो उस तक आते आते अगर मैंने ये गेन यहां पर बुक कर दिया, कितना? 25 है, ठीक है। तो इस गेन को बुक करने से कुछ अज्यूम करो यार, प्रॉफिट की को फिगर अज्यूम करो, हैं? नहीं ना, सेम क्यों करें, 590 कर लें, थोड़ा सा तो बढ़ाएं प्रॉफिट। अच्छा, अब ये अगले साल में प्रॉफिट्स आ गए 590, ठीक है। उसके बाद वैसे ही जरा पूरा फॉर्मेट में बना लूँ जरा फटाफट, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आ जाएगी, OCI और TCI। अच्छा जी, अब $590 का प्रॉफिट कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स के कॉलम में जाता है ना जी। तो शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स, तो ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2016 पे अब अज्यूम नहीं करना, अब हमारे पास मौजूद है 1200 और, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट 2016 का जो है वो कितना है यहाँ पर? 590 आएगा, ऐसा ही है। अब जब इतने प्रॉफिट्स यूजर्स देखते हैं तो यूजर्स इन प्रॉफिट्स को देखकर ही कहते हैं शेयर होल्डर्स कि हमें डिविडेंड बांटो। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, हमारे पास अगर सिर्फ यही 25 का गेन आता और वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता और वहाँ से इधर आता, तो शेयर होल्डर्स इसको क्या कह सकते थे? ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करो। तो क्या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये गेन तो अभी आपने कमाया नहीं, क्या करें? फैक्ट्री बेच दें, प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी हमारी रीवैल्यू की है, बेच देते हैं और उनको डिविडेंड बांट देते हैं गेन कमा के, बिजनेस बंद कर देते हैं। तो मसला क्या है? पीएनएल के अंदर सिर्फ रियलाइज्ड गेन्स जा सकते हैं, पीएनएल में सिर्फ रियलाइज्ड गेन्स जा सकते हैं जो आपने कमा लिए हैं। ये गेन अभी आपने कमाया नहीं है, ये फ्यूचर में कमाएंगे, ये फ्यूचर में कमाएंगे। अभी आपने ये कमाया नहीं है तो पीएनएल में भी इसको ले जाने की इजाजत नहीं है। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें भाई? हमने कहा जी इस गेन को, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है, इस रीवैल्यूएशन सरप्लस को, गेन को आप पीएनएल की बजाय कहां से रूट करा दें? ओसीआई से। कहां से रूट करा दें? तो फिर ये जो गेन इधर आया ये इधर शो नहीं कर सकते आप, ठीक है, बल्कि इसको कहां पे आपने शो करना है जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस का जो चेंज है, चेंज फॉर द ईयर, ठीक है,
वो कहाँ पे शो करना है आपने, OCI में। कितना है, 25। ठीक हो गया। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन गेन के रिकॉर्ड करने की। तो इसकी नरेशन क्या आ गई, पहले की नरेशन क्या लिखी थी, ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। दूसरी एंट्री की नरेशन क्या है, रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन सरप्लस। बस नरेशन रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया है ना, ओके हो गया। यहां तक कोई मसला। अब कोई मसला है तो बताए, OCI में एंट्री क्यों गई, समझ आ रही है, ओके। अब यहां पे 590 नहीं जाएगा इंशाल्लाह, मतलब कुछ भी है, चलो समझ लो, आप सही कर लेते हैं। 590 में से 25 माइनस करो तो सीधे पढ़ लेना, ठीक है। तो 565 हो गया, और वैसे ही किया मैंने, ठीक है ना, 565। अब ये प्रॉफिट जो है ये इसमें अनरियलाइज्ड वाला 25 नहीं पड़ा हुआ, ओके सही है। चलें आगे। अब रीवैल्यू हो गया एसेट, अब ईयर एंड आया तो क्या करना है, गलत ही बता दो भाई, एसेट को डेप्रिशिएट करोगे, ईयर एंड पे एसेट डेप्रिशिएट नहीं होना, भाई रीवैल्यू होगा तो डेप्रिशिएट नहीं होगा। अब यही तो खास बात है इस IAS 16 वाले रीवैल्यूएशन मॉडल की और कल को जो IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल पढ़ना है उसकी, ये फर्क है। क्या फर्क है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, एसेट को रीवैल्यू करने के बाद अब हमने सब्सिक्वेंटली इसको क्या करना है, डेप्रिशिएट। क्या करना है, अब इस डेप्रिसिएशन के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला वही है जैसा मैंने आपको एस्टीमेट चेंज में बताया, जैसा मैंने आपको अपग्रेड में बताया, सब कुछ में बताया। क्या हुआ है, चेंज आया है। अब चेंज आया है तो ओरिजिनल कॉस्ट 100 पकड़ के डेप्रिशिएट करें तो काम सही नहीं रहेगा, डेप्रिसिएशन सही नहीं आएगी। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन हो जाने के बाद आपको कॉस्ट की बजाय किसको पकड़ना पड़ता है, रीवैल्यूड अमाउंट। बुक वैल्यू अब क्या है, बुक वैल्यू यही हो गई है ना, अब रीवैल्यूड अमाउंट ही बुक वैल्यू बन गई है ना। एसेट को बुक वैल्यू पे लाए थे, फिर सरप्लस रिकॉर्ड कर लिया, अब एसेट बुक वैल्यू पे नहीं है, वापस किस पे चला गया, अब फेयर वैल्यू पे, ठीक है। तो फिर फेयर वैल्यू यानी रीवैल्यूड अमाउंट को पकड़ेंगे और उसको डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ से, ठीक है। और असूल वही है, जिस दिन रीवैल्यूड अमाउंट है निकाली आपने, उसी दिन की रिमेनिंग लाइफ आपने निकालनी है, ठीक है। तो रीवैल्यूड अमाउंट यकम जनवरी 16 पर कितनी आई, 120, ठीक है। इसी दिन खड़े होके रिमेनिंग लाइफ निकालें तो भाई यकम जनवरी 15 पे लाइफ कितनी थी, 20 साल। यकम जनवरी 16 तक कितनी गुजर गई, 1 साल। रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 19 साल। तो यहां पर डिवाइड किससे कर दो, 19 से, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारे पास क्या आ गया आंसर, 6.3 है, फिर 6 कर लें, मिलेगा 6.6 कह रहे हैं, ठीक हो गया। तो एसिड की बुक वैल्यू आ गई 114। अब ये 6 रुपए की एंट्री क्या होगी भाई, वही जो आज तक होती आई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो 31 दिसंबर 2016 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 6 से, यानी अब P&L के अंदर कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज होगी जी, कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जी, ये सारा कुछ करते करते। तो ये अज्यूम फिगर है, अच्छा ये ना फिर ना चेंज कराना मुझे, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया, 6 का, चलो इसको मैं 564 कर देता हूँ, ऐसे ही दिल कर रहा था, मेरा दिल किया था वैसे ही। अब कोई मसला, दोनों एंट्रीज कराओ, एक तो लेजर बाद में बनाते हैं, चले बाद में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डन हो गया, सही है। अब ये क्या है, लाल है, कहाँ जाना है इसने, एम्बुलेंस पे बैठ के हॉस्पिटल जाना है, मरीज है, कहाँ जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में, कितना, ठीक है। और एक सरकारी अफसर आज आ गया, ब्लू बत्ती वाली गाड़ी है उसके पास, नाम है उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस का चेंज, इसको रिटेन्ड अर्निंग में तो डालना नहीं है,
तो इसके लिए कोई नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन सरप्लस भी कहते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कह देते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ही कह देते हैं हम। तो एक रीवैल्यूएशन सरप्लस वो है जो ओसीआई में नजर आएगा, उसका चेंज फॉर द ईयर, और दूसरा रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है जो बैलेंस शीट में फिर चला जाएगा। कितना 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 25। अब आप लोगों में से ना कई लोगों को शैतान आकर जो है वो ये उकसाएगा, ये कहेगा हुई 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 देखो 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 25 दो दफा नजर आ रहा है, 25 दो दफा नजर आ रहा है, तो 564 भी तो दो दफा नजर आ रहा है। तो क्या है ये पीएनएल में जो प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट निकला है, वो पीएनएल को हम क्लोज करते हैं ना रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो ये पीएनएल फॉर द ईयर प्रॉफिट या लॉस निकला, ये यहां से निकल के क्लोज हो गया रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो अगले साल का जो है वो सेल्स और परचेज और गेन और लॉस सारे आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये इस साल में सरप्लस नजर आया है, ये जो सरप्लस नजर आया है फॉर द ईयर, ये फिर यहां से क्लोज हो जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में आके। अगले साल अगर दोबारा रीवैल्यूएशन ना हो तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, बैलेंस यहां पे पड़ा होगा, कोई मसला। तो रीवैल्यूएशन पैट कहां आता है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां आता है? अच्छा, वैसे तो मैं इसको टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम लिख दिया करूंगा, लेकिन आज चूंकि पहला दिन है इसलिए मैं यहां पर यूं लिख रहा हूं, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम 2016 की, फॉर द ईयर 2016 की कितनी आई है जी? 25। ठीक है, ये डन हो गया। तो दोनों गाड़ियां समझ आ गई, अब अपनी अपनी गाड़ी में बैठेंगे ये और अपने अपने घर में आ जाएंगे। ओके, अब अगले साल क्या ये 564 पीएनएल के अंदर ओपनिंग नजर आता है? नहीं 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 बेटा, वो इधर चला गया रिटेन्ड अर्निंग में, वहीं पे पड़ा होगा। ये बात समझ नहीं आ रही है आपको? आ रही समझ? पक्की बात है। अच्छा, और मेरा दोस्त किधर है? मैंने मुंह ही आज छुपा लिया है ऐसे करके, हैं? समझ आ रही है? पक्की बात है तो बोलो। इसी तरह से ये ओसीआई फॉर द ईयर, यानी फॉर द ईयर गेन होगा या लॉस होगा, ये फॉर द ईयर की मूवमेंट है, चेंज है। ये फॉर द ईयर, ये फॉर द ईयर स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनती है फॉर द ईयर, तो फॉर द ईयर में ये चेंज नजर आएगा और वहां से फिर चला जाएगा ये कहां पे? अब स्टेटमेंट इक्विटी जो है, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कहां जाता है? नहीं, इधर तो बैलेंस शीट में आ जाता है। ठीक है ना, और फिर अगले साल वो ओपनिंग बनता है, वो ओपनिंग बनता है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहां तक कोई मसला नहीं है, तो इस रीवैल्यूएशन की सबसे मुश्किल एंट्री कराने लगा हूं मैं, जो बहुत आसान है। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब मुझे आप अगर एक सवाल का जवाब दे देना तो काम हो गया अपना। वैसे ये आखिरी एंट्री है, ना भी समझ आई तो कल दोबारा समझ लेंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब टाइम खत्म हो रहा है ना। खुद जो 2 सवाल सोचे सन गए, कल करेंगे इंशाल्लाह, वो पास पेपर 1 और 4। अच्छा, ये तसल्ली से करने वाला काम था ना, बिल्कुल आराम सुकून से। मैं आज रीवैल्यूएशन खत्म कर देनी सिखा दी मैंने आज। आप एक सवाल का जवाब अगर आप दे देना तो कसम से काम हो जाए। बस सवाल क्या है मेरा, कोई मसला नजर आ रहा है इस साल डेप्रिसिएशन वगैरह को देख के आपको? डेप्शन स्ट्रेट लाइन था तो स्ट्रेट लाइन ही है ना, अगले साल भी यही 120/19 ही करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, आम हालात की निस्बत डेप्रिसिएशन क्यों ज्यादा हुई है? वैसे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आया ना। अच्छा, अगर यही डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन कल हो जाएगी, लॉस आएगा, तो ये डेप्शन आम हालात की निस्बत कम भी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जो सामने है उसी को सोचें। ठीक है, तो आम हालात रीवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो आम हालात में डेप्शन कितनी आया करती थी? 5। रीवैल्यूएशन हमने की अपवर्ड, उस वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 रुपए से बढ़ गया। अब डेप्शन का बढ़ना क्या करता है? डेप्शन एक एक्सपेंस है ना, उसका बढ़ना प्रॉफिट को कम कर देता है, ऐसा ही है ना। अब डेप्रिसिएशन का बढ़ना प्रॉफिट को कम कर गया, लेकिन डेप्शन जिस वजह से बढ़ी है वो वजह पीएनएल में आई नहीं। बात समझिए, बात समझिए। डेप्शन एक्सपेंस क्यों बढ़ी है? क्यों बढ़ा है एक्सपेंस? क्यों बढ़ा है? एसेट रीवैल्यू किया है अपवर्ड, तो एक गेन आया है जिस वजह से एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अब वो जो गेन आया है एसेट की वैल्यू में बढ़ने का, वो गेन तो पीएनएल में रिकॉर्ड हुआ नहीं, वो तो आउटसाइड, इसको कहते हैं इनसाइड पीएनएल, पैड, ये पीएनएल जो है, ठीक है, और ये ओसीआई आउटसाइड पीएनएल होता है। तो जो गेन आया है, सरप्लस आया है, रीवैल्यूएशन अपवर्ड होने की वजह से जो सरप्लस आया है, वो सरप्लस तो पीएनएल से बाहर है, लेकिन उस सरप्लस की वजह से
जो एक्सेस डेप्रिसिएशन हमें चार्ज हुई है वो पीएनएल के अंदर पड़ी हुई है। अब इस वजह से क्या हुआ है, वो 1 रुपए की एडिशनल डेप्शन की वजह से ये प्रॉफिट 1 रुपए से कम हुआ या नहीं हुआ। अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो ये प्रॉफिट 565 होता, अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुई तो डेप्शन 1 रुपए से बढ़ी तो ये क्या हो गया 564। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया, बोलो। अब ये प्रॉफिट यहां पे आके बैठ गया और ये गेन इधर आके बैठ गया। अब इस प्रॉफिट ने अपने अब्बू को बताया, अब्बू रिटेन्ड अर्निंग, अब्बू वो साथ वाले अंकल है ना, अंकल उनके बच्चे की वजह से ना, उनके बच्चे की वजह से हमें 1 रुपए का नुकसान हो गया, जरा आप उनसे बात करें। तो इनके अब्बू ने कहा कोई नहीं, मेरे दोस्त है, मैं बात कर लेता हूँ। तो रिटेन्ड अर्निंग ने जाके अपने हमसाया अपने दोस्त से कहा भैया बात ये है कि वो आपके बच्चे की वजह से ना मेरे बच्चे का 1 रुपए का नुकसान हो गया है, ठीक है, तो आप मेहरबानी करें वो नुकसान हमें वापस कर दें। तो हाँ बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिस्मिल्लाह, कितने रुपए का नुकसान हुआ है, निकाल दें यहां से, ले लें आप अपना नुकसान वापस। अब ये एंट्री बन गई है। ये एंट्री क्या बनी है, इधर नहीं कर सकते, ये ना कहोगे यहीं पे डेप्शन 5 की कर लेते, नहीं ये नहीं कर सकते क्योंकि एसिड किताबों में 120 पे नजर आ रहा है तो उसकी डेप्शन उसी हिसाब से होनी है। तो डेप्शन एक्सपेंस तो 6 रुपए का ही जाना था, लेकिन उसमें 1 रुपए जो एडिशनल डेप्शन ड्यू टू अपवर्ड रीवैल्यूएशन आई, रीवैल्यूएशन की वजह से जो एक्सेस डेप्शन आई है, इस एक्सेस डेप्शन का असर प्रॉफिट पे ये पड़ा, कम हो गया। तो फिर वहां पे तो कुछ नहीं किया, लेकिन चेंज इक्विटी के अंदर आके रिटेन्ड अर्निंग्स ने अपना ये 1 रुपए का नुकसान सरप्लस से पूरा करा लिया, ठीक है। अब ये एंट्री क्या बनी है जरा आप बता दो। ये सब कुछ चेंज इन इक्विटी के अंदर क्रेडिट नेचर की चीजें पड़ी हैं, ये सब की सब क्या है, क्रेडिट नेचर की चीजें हैं, ठीक है। तो अगर क्रेडिट नेचर की चीज है तो फिर सरप्लस डेबिट हुआ, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हुआ, इसको भी ट्रांसफर कहते हैं। ये भी किस चीज की एंट्री है जी, ट्रांसफर की एंट्री है। लेकिन ये ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्शन टू एसेट नहीं है, बल्कि ये ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाता है। क्या है ये, ट्रांसफर ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन टू। तो ये देखो जी, ये सबसे मुश्किल एंट्री है इसकी, लेकिन वो चूंकि हमने कहानी ऐसी बनाई लंबी चौड़ी, वो देखो ना, अब ये इतना सा सवाल था लेकिन मैंने सुबह से शुरू किया हुआ करना, तो कहानी बना गोलियां तैयार करते आए गोलियां फिट हो गई आप लोग हैं। अब बताओ क्या एंट्री बनी, रीवैल्यूएशन। अब इसके साथ भी ओसीआई लिखूं ना, नहीं, बस यही है अल्टीमेट बात, यही है अल्टीमेट बात। क्या, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, सिर्फ रीवैल्यूएशन के दिन जो सरप्लस लॉस आता है ना, ये जो चेंज आता है फॉर द ईयर, ये किथे गया, ये वाला, ये अच्छा ये क्या है 25/25, और नहीं इसका मतलब यह कि पहले कुछ नहीं पड़ा था, 25 आया और ये 25 है, ओके इस दिन। हाँ मैं क्या पता, मैं 25/25 कर रहा हूं है जी। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई अब यहां पर नहीं लिखना, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितने से, इसकी नरेशन लिखिए, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स, बस ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, वो डेप्शन जो मेंटल होगी उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्शन, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। बेटा ये लॉजिक किताबों में कहीं पे मिलनी नहीं, आपको लिखी हुई बस इसीलिए बस एंट्री लिखी हुई मिलती है, लेकिन इसकी एक और लॉजिक भी है, ये समझ आइए। वैसे ये इस कहानी से ना जरा याद हो जाता है, ये जरा मजे की कहानी बन गई ना। अबू उनके बेटे ने 1 रुपए का नुकसान कर दिया हमारा, इस 25 की वजह से नुकसान आया है ना। आप जरा बात करें, बात की उन्होंने 1 रुपए का नुकसान क्या कर दिया वापस, ठीक है, इससे एंट्री याद रह जाती है, ओके। लेकिन इसके ऊपर एक और लॉजिक रीजन भी है, वो भला क्या है, कहो तो पहला दिन ही बता दूं, नहीं समझ आएगी तो ये दोबारा सवाल नहीं करना, फिर कल करना, टाइम खत्म हो गया, ठीक है ना। लॉजिकल रीजन इसके पीछे पता है क्या है, 25 रुपए का गेन अनरियलाइज था यकम जनवरी 16 पे, ठीक है। हमने क्या कहा था, अभी हमने उसको कमाया नहीं, 1 साल एसेट चला तो उस एसेट ने चलकर चीजें बनाई होंगी, वो चीजें बनाई होंगी, सेल्स रेवेन्यूज में उसने कंट्रीब्यूट किया होगा, तो उस वजह से उसने वैल्यू लूज की, ठीक है। तो ये 25 रुपए में से 1 रुपया कम हुआ है एक तरह से, ठीक है ना। असल में इधर देखो, ये 1 रुपया यहां पे भी नजर आएगा, पर्चे पता है क्या किया करेंगे, ये जो हशर किया है ना, हम इसको क्या करेंगे, हशर, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, हशर। और इसी तरह से इस 25 को पकड़ के, इधर देखना जरा मेरी आंखें,
आंखें बंद करके क्या किया हमने, नशर, इसका कहेंगे हम नशर, हशर नशर। कितनी मुश्किल से आपने 1 रुपया निकाला था, वैसे इतना मुश्किल नहीं था इस सवाल में, लेकिन अगले सवाल में मुश्किल हो सकता है। क्या आम हालात में डिडक्शन 5 होती थी, रीवैल्यूएशन अपवर्ड की वजह से 6 हो गई, तो 1 रुपए का डिफरेंस है। ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। हशर सोच के किया, नशर में सिर्फ एसिड की जगह सरप्लस लिख देना है। आंसर बताओ। वही 1.3 जिसको आपने 1 कहना है, क्योंकि यहां पे तो 6.3 को 6 कहा था ना। तो ये देखो जी, ये कितने पे आ गया, तो बेसिकली ये 1 रुपए की एंट्री की है हमने, सरप्लस की कमी हुई। तो ये लॉजिकल रीजन एक दे रहा था, कल ना दे दूं, वैसे लॉजिकल रीजन एक ये भी देते हैं अकाउंटेंट्स, है भी सही। क्या 1 साल एसेट चला, तो 1 साल उसने चल के प्रोडक्शन वगैरह की होगी, रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूट किया होगा, तो समझो 1 साल उसने हमें जो बेनिफिट दिया है उसी वजह से इसने ये वैल्यू लूज की ना। तो इस 1 साल की वैल्यू लूज होना जो एक्स्ट्रा 25 रुपए में से लूज हुआ है, इसको हम कह सकते हैं कि यूं समझ लो इतना गेन रियलाइज हो गया। यूं समझ लो कि इतना गेन क्या हो गया है, क्योंकि 1 साल एसेट गुजरने, लाइफ गुजरने की वजह से 1 साल एसेट की वैल्यू लूज हो गई ना। अब अगर आप बाजार में लेकर जाएं एसेट को बेचना, तो 120 का तो नहीं बिकेगा। 1 साल गुजर गया ना, तो वैल्यू क्यों लूज की एसेट ने, इस्तेमाल हुआ बिजनेस में, इस्तेमाल हुआ तो रेवेन्यू जनरेट हुए, मतलब फायदा दिया उसने। तो यूं कह सकते हैं कि टोटल अनरियलाइज 25 में से 1 रुपया क्या हो गया, रियलाइज हो गया। नॉट बाय वे ऑफ सेल बट बाय वे ऑफ यूज। लेकिन ये मुश्किल लॉजिक है, जिसको समझ नहीं आई वो यूं कांटा लगा दो, कल दोबारा पूछ लेना। आसान बात क्या है, अबू इसने हमें नुकसान दिया है, बात कर लेते हैं बेटा, वापस कर दें। तो एंट्री भी यहीं से बन गई, रिवर्स सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक हो गया। क्लोजिंग बताओ। 1200 रिटेन्ड अर्निंग्स, वो 1 रुपए का नुकसान पूरा हो गया ना, 65 से 64 हुआ था, फिर 65 वापस हो गया ना। ठीक है जी, 1495 और देख लो ये 24 वर्किंग से मैच करेगा। वर्किंग में ये वाली चीज बैलेंस शीट में एसेट से मैच किया करेगी, एसेट में ये क्लोजिंग बुक वैल्यू आएगी, और ये सरप्लस इक्विटी के अंदर मैच किया करेगा, क्योंकि क्लोजिंग उठ के आते हैं ना, ये क्लोजिंग आए थे ना। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा, तो एक नई चीज आ गई है जिसका इंतजार था। तो एज ऑन 31 दिसंबर 2016 जो बैलेंस शीट हमारी बनेगी, उसके अंदर इक्विटी में आज शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम तो पहले की तरह आ रहे होंगे, सॉरी शेयर प्रीमियम बोल गया, वो चेन इक्विटी में पड़ेंगे जी। शेयर कैपिटल कितना है जी, नॉर्मली ये ज़्यादा चेंज नहीं होता बार बार। बहरहाल रिटेन्ड अर्निंग्स तो हर साल ही चेंज हो रहा है। अभी तो इसमें प्रॉफिट पड़ा है और ट्रांसफ़र हुई है ये फिगर, लेकिन डिविडेंड भी आया करेंगे इसके अंदर, तो ठीक है, पर वो अभी नहीं है सवाल के अंदर जी। कितना आ गया, 1495, और नए मेहमान का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन। अब समझ आइए बात कि ये सरप्लस अलग है रिटेन्ड अर्निंग्स से, ताकि यूजर को पता लगे देखकर फेस पे ही कि ये प्रॉफिट्स कमाए नहीं है, कमाएबल हैं। ये अभी रियलाइज नहीं हुए, ये अभी रियलाइजेबल हैं। इनमें से नहीं डिविडेंड मांग लेना, मत कहो इन्हें प्रॉफिट्स, भाई ये अनरियलाइज प्रॉफिट्स हैं। ये चूंकि मोतरजीन का एतराज दूर करने के लिए हमने एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पे रखा था, इस वजह से एक गेन बुक करना पड़ा। वो गेन पीएनएल में नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि अनरियलाइज है, तो ओसीआई में से होता हुआ वो चेन इक्विटी के अंदर आ गया, अलग रिटेन्ड अर्निंग में नहीं है, अलग लाइन आइटम के तौर पे है, जिसका नाम क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर तो आपको एसेट नजर आ रहा है बुक वैल्यू पर, और वो बुक वैल्यू आपको वर्किंग से मिल जाया करती है। ठीक है जी, कितनी है जी, 114। समझ आ रही है अब बातों की, ठीक है। बुक वैल्यू पे ही एसेट नजर आ रहा है अभी भी। तो ये देखो ना, यहीं से एक्सट्रैक्ट्स भी बन रहे हैं। जैसे 5 रुपए कहाँ जाएंगे, पहले साल में देखें 5 रुपए कहाँ जा रहे हैं, पीएनएल में डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये एंड हो गया। बैलेंस शीट में सिर्फ 95 नजर आ रहा है, पहले साल की बैलेंस शीट देख लें, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ गई। अगले साल में 6 रुपए की डेप्रिसिएशन पीएनएल में नजर आ रही है, ठीक है, और 25 रुपए का सरप्लस ओसीआई में नजर आ रहा है। ये तो एसेट में डेबिट पड़ा ना, ये सरप्लस ओसीआई का क्रेडिट। ठीक है, डेप्रिसिएशन पीएनएल में नजर आ गई, 1 रुपए चेन इक्विटी के अंदर ट्रांसफर नजर आ गया। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये यहीं से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स भी बन जाते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता अगले दोनों सवालों की रिक्वायरमेंट क्या है, पर मेरी आपसे ये सारी रिक्वायरमेंट
यानी आप वर्किंग करेंगे, उसके बाद आप जर्नल एंट्रीज करेंगे। ओहो, लेजर तो पूरा ही नहीं किया, जल्दी से ये भी करा दो। एसेट डेबिट हुआ और एक नया अकाउंट ओपन हो गया जिसका नाम क्या है जी? रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये लेजर है, इसी को तो स्टेटमेंट फॉर्म में शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, रीवैल्यू सरप्लस, सरप्लस को ही तो ये देखो, ये मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले साल नहीं था, अब आ गया, तो वो जरा मैं उसी का लेजर बना रहा हूं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अगर आप लेजर बनाएं, ये मैं नहीं कल से बनाया करूंगा लेजर्स, ये आपने बनाने हर सवाल में, जब तक मैं ना मना करूं। पास होने वाले तब तक बनाते रहेंगे, फेल होने वालों की तो अपनी मर्जी होती है, पास होने वाले तब तक बनाते रहेंगे। ठीक है, माजरा थोड़ी क्लास भी लंबी हो गई है। एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, तो यहां पे फिर वहां से होता हुआ, ये वहां से होता हुआ जो ये पड़ा है ना, ये आके, तो ये मैंने ये एंट्री लेजर के अंदर कर दी। ठीक है, ओके, लेजर है ना ये। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे? यकम जनवरी 16 पर एसेट, यहां पे क्या लिखोगे? यकम जनवरी 16 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक हो गया, 25 की एंट्री हो गई। अब 6 की एंट्री बोलो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। और 1 की एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और दिमागों में रिटेन अर्निंग क्रेडिट ना, यहां रिटेन अर्निंग का लाइसेंस बना नहीं रहा। ओके, बनाना है तो बना लो, अब तो डेटा भी अज्यूम किया हुआ है, एनीवेज जरूरत नहीं है फिलहाल। तो 31 दिसंबर 2016 पर यहां पे क्या आ जाएगा? रिटेन अर्निंग्स। ये जब तक मैं मना ना करूं, आपने सवाल करना है, लेजर साथ बनाना है। हालांकि आपको एक रिक्वायरमेंट भी ये नहीं मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह कैश फ्लो के टॉपिक में जाके यही लेजर बनाना पड़ेगा आपको, बनाएंगे वहां पे आप। ठीक है, अच्छा, अब कहानी खत्म, ये सारी एंट्री तो हो गई। चलो जी, एसेट अकाउंट क्लोज करके बताओ। देखा 120 आ गया ना। एसेट अकाउंट अब क्या शो कर रहा है ईयर एंड पर? फेयर वैल्यू। क्या शो कर रहा है? तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। अब समझ आई इधर? चांद इधर भी बात सुनो, समझ आई अब बात की? ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 16 पे क्या आ रहा है? सिर्फ 6 क्यों आ रहा है? ये तो 11 होना चाहिए था ना। इस मेथड में जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है उस दिन तक की डेप्रिसिएशन एलिमिनेट हो जाती है, कला कमा हो जाता है, उसका कछू कुमा नहीं हो जाता, कला कमा खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उससे ऑनवर्ड्स फिर डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से ईयर एंड तक की डेप्रिसिएशन ही पड़ी होगी, तो 1 साल ही गुजरा है। अगला साल गुजर जाए तो 12 की पड़ी होगी। तो ठीक है, तीसरा है जनाब ये लेजर 31 दिसंबर 16 पर क्लोजिंग बैलेंस शो कर रहा है 24 का, वही जो आपको वर्किंग में भी नजर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये सारे काम करने हैं आपने। वैसे तो मैंने हर चीज आपको इंडिपेंडेंट सिखानी है, जैसे मैंने आपको वर्किंग दिखाई, क्योंकि पर्चे में सब कुछ इकट्ठा नहीं आता। पर्चे में उसने रिवीजन की एडजस्टमेंट दे दी, एंट्रीज कहीं तो हम एंट्रीज डायरेक्ट वर्किंग से करेंगे, वो एक्सट्रैक्ट कहेगा तो डायरेक्ट वर्किंग से एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, वो नोट कहेगा तो डायरेक्ट वर्किंग से नोट बनाएंगे। तो वर्किंग सबसे अहम चीज है, वर्किंग के साथ। लेकिन अभी क्योंकि पहला दूसरा दिन है इब्तिदाई इश्क में, आपने क्या करना है? ये सारा कुछ एज इट इज करना है। ठीक है जी, तो आपने वर्किंग करनी है, उसके बाद आपने जर्नल एंट्रीज करनी है, लेजर्स बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, अगले दोनों सवाल कौन कौन से हैं जी? 52 और 53। ठीक है, ये कौन सा सवाल है? ये क्वेश्चन नंबर 51 है। ओके, तो 52 और 53 जो है वो सेम इसी तरह के सवाल हैं, एक रिवैल्यूएशन वाले। ये आपका होमवर्क है। जिंदगी अगर रही तो कल मुलाकात होगी। भाई ये पूरा एक दफा जूम आउट करके तस्वीर बनवा दें इनको। ठीक है जी, अच्छा जी, लैपटॉप वाला भी भाई कह रहे हैं पहले इधर दिखा दें उनको, ये तो बंद हो गया। ले आओ भाई इधर, क्या लिखा था मैंने लैपटॉप पे? ये बस, इससे पहले वाला तो पुराना है। किधर है यार वो? ये वाला है? चलें जी, बहुत लंबी होगी क्लास, माजरत। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।